तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाया था उसमें मैंने 2024 का जो एलएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो पहला पेपर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 2024 के अंतर्गत आता है, उसको मैंने एनालिसिस किया था। तो आज की इस वीडियो में ये भी जो पेपर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह हमारे प्रीवियस ईयर यानी 2023-24 का है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये पेपर आता है। और जो मैं पहला वीडियो बनाया था जिस 2024 वाले सत्र का, तो वो जो था वो वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय द लॉ दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 में मेंशन है, यानी कि 2 में कहा गया है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो जो सेक्शन है इसको भी आप मेंशन कीजिएगा, आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 31 से 36 के बीच में आता है। तो इसमें आप इसके बारे में लिख सकते हैं जैसे कि कंटिजेंट मीन्स डिपेंडिंग ऑन समथिंग। इन अदर वर्ड्स कंटिजेंट मीन्स or you can say also it may not happen or it may happen. So you can describe or define it means that something which is depending on some other thing, that is why it may or it may not happen. Okay, इस प्रकार से इससे रिलेटेड जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, यानी मान लीजिए कहीं पर कोई अगर एग्जांपल ही अगर देखा जाए इसमें, तो मान लीजिए कोई बंदा ए है जो कि एग्री करता है टू पे बी 5,000 रुपये देने के लिए, यानी 5,000 रुपये देने के लिए बी के साथ एग्रीमेंट करता है ए। ओके, तो अगर बी टॉप कर दी जाएगा एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में तब, तो इसमें क्या संभावना है? यह हो सकता है कि वो जो बी है वो टॉप भी कर सकता है, टॉप नहीं भी कर सकता है। यानी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेयर देयर इज नो क्लियरिटी वी हैव फॉर हैपनिंग सर्टेन थिंग और नॉट हैपनिंग सर्टेन थिंग, सो दैट विल कॉल द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये सेक्शन 31 से 36 के बीच आता है, इसको भी आप मेंशन कीजिएगा। अब जो तीसरा है डिफाइन प्रपोजल। प्रपोजल क्या है? ये जो प्रपोजल सेक्शन 2A में मेंशन है, यानी प्रपोजल यानी willingness of a person to that signifies to another person's willing to do something or to not do some to abstain for doing that thing. So this will call the proposal। यानी कुछ ऐसा अगर आप किसी से कुछ कहते हैं कुछ ना करने के लिए या कुछ करने के लिए, और वह आदमी वो आपकी बात को मान जाता है या नहीं मान जाता है, तो जो आप कन्वे कर रहे हैं उसको ही हम प्रपोजल कहते हैं। ये सेक्शन 2A में डिफाइन है। चौथा है डिफाइन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट जो है ये भी सेक्शन 2E में मेंशन है। सेक्शन भी मेंशन जरूर से कीजिएगा। अगर आप सेक्शन मेंशन करेंगे तो अच्छी पकड़ बनेगी आपकी, और जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है। तो एग्रीमेंट यानी सेट ऑफ द प्रोमिसेस विच फॉर्म बाय द कंसिडरेशन दैट विल कॉल द एग्रीमेंट। ओके, इसको भी देखिएगा, सेक्शन 2E में मेंशन। अब इसके आगे है व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट। कंसेंट, ये जो क्वेश्चन है कंसेंट ये मिला था, कंसेंट और ये एग्रीमेंट, ये जो दोनों क्वेश्चन है जो मैं इससे पहले की जो वीडियो बनाया था जो कि 2024 का क्वेश्चन पेपर था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें ये दोनों क्वेश्चन कॉमन थे। तो देख लीजिए बहुत से क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट। कंसेंट में बताया था कि जो सेक्शन 13 है हमारा उसमें कंसेंट के बारे में बताया गया है, यानी सेम थिंग इन सेम सेंस। इस चीज़ को याद कीजिएगा, मैं उस पिछली वीडियो में बताया था। यानी अगर मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी, अगर दोनों कोई कांटेक्ट कर रहे हैं तो जो ए जो अपनी चीज़ के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न बी के लिए नहीं रहना चाहिए। ए अगर अपनी एंड्रॉयड मोबाइल बेचना चाहते हैं तो बी जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल को ही समझें, ये ना कि बी समझें कि वो अपना एप्पल का मोबाइल बेचना चाहते हैं। ओके, तो सब कुछ क्लियर आना चाहिए, उसे ही हम कंसेंट कहते हैं। अब आगे देखते हैं डिफाइन रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी ये सेक्शन 2F के अंतर्गत आता है, यानी वेयर कंसिडरेशन ईच वंस कंसिडरेशन फॉर कंसेंट ऑफ एवरीवन दैट विल बी कॉल्ड द कंसिडरेशन। यानी जहाँ पर जो प्रॉमिस हो वो प्रॉमिस ही एक दूसरे के लिए कंसेंट का या कंसिडरेशन का काम करें, उसे ही हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। ओके, अब सातवां देखते हैं
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक रिलीफ? स्पेसिफिक रिलीफ क्या है? जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इससे पूछा गया है। स्पेसिफिक रिलीफ क्या है? यानी इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ failure or the breach of the contract, we have the provision by the court, by the going through the court we can make compel to the other party for fulfilling the obligation which he had formed while he was making a contract। यानी स्पेसिफिक रिलीफ ये ऐसी चीज़ है कि हम कोर्ट के द्वारा अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्लिगेशन है दूसरे पार्टी पे, अगर वो पार्टी पूरा नहीं करता है तो हम कोर्ट के द्वारा इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और कोर्ट उस आदमी को कंपेल करेगी कि नहीं आप इसका परफॉर्मेंस दीजिए। ओके, तो यही स्पेसिफिक रिलीफ है। डिफाइन इंजंक्शन। इंजंक्शन भी ये स्पेसिफिक रिलीफ के अंतर्गत ही आता है। इंजंक्शन मतलब इसको आप एक प्रकार से कह सकते हैं स्टे। यानी अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में देखा जाए तो ये इंजंक्शन है ये 37, 38 और 39 ये 3 सेक्शन में पाया जाता है। 37 में जो है टेम्पररी इंजंक्शन है, 38 में जो है वो परमानेंट या परपेचुअल इंजंक्शन है और 39 में वो आपका वो मैंडेटरी इंजेक्शन है, मैंडेटरी। ओके, तो इसमें पूछा गया इंजेक्शन क्या है। इंजेक्शन की सीधी सीधी आप परिभाषा या लिख सकते हैं कि बाय द रीचिंग टू द कोर्ट व्हेन वी गॉट सम टाइम फॉर स्टॉपिंग सम सर्टेन थिंग विच आर नॉट appropriate or not beneficial for our rights, so when the court allowed to do or to stop to that person through his orders, so that will call the injunction। okay, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब इसमें 9वां क्वेश्चन है डिफाइन मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? तो आप लोग सब जानते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है। ये जो फ्रॉड है उसके बाद आता है, यानी सेक्शन 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया। अगर इसके बारे में देखा जाए तो मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स नो इंटेंशन टू डिसीव। ओके, यानी अगर इसके बारे में देखा जाए तो बोल सकते हैं कि जहाँ पर जो पार्टी है वो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता या वो उसका इंटेंशन नहीं होता किसी को डिसीव कर किसी प्रकार का धोखाधड़ी करने का। ओके, वेयर देयर इज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय द पर्सन विदाउट इंटेंशन टू डिसीव विच ब्रिंग एंड एडवांटेज टू हिम एंड लॉस टू अदर। कोई भी एडवांटेज वो नहीं लेता है, ना उसका इंटेंशन होता है किसी प्रकार के किसी को लॉस करने के लिए। ओके, उससे ही मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ओके, तो ये होगा मिसरिप्रेजेंटेशन और ये सेक्शन 18 में मेंशन है। ओके, आगे देखते हैं। तो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो है पेनाल्टी। पेनाल्टी क्या है? पेनाल्टी को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अगर इसका सेक्शन हम देखें तो ये जो सेक्शन 74 है, जहाँ पर आप देखेंगे कि इन द केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर कंपनसेशन की बात की गई है कि वो किस प्रकार से कंपनसेशन का कोर्ट तय करेगी कंपनसेशन को। तो वहाँ पर सेक्शन 74 में बताया गया है कि अगर वहाँ पर दोनों पार्टियों के द्वारा अगर कोई पेनाल्टी रख दी जाती है कि इन द केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वी एनी वन ऑफ अस who will make any breach in this contract, so he will have to pay this penalty। यानी एक प्रकार से एडेड की जाती है ताकि उसका परफॉर्मेंस की जाए, लेकिन पेनाल्टी भी फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो आप इस प्रकार से पेनाल्टी रखें जो कि रीजनेबल ना हो। जैसे कि अगर कोई सिंपल सा छोटा सा ही कॉन्ट्रैक्ट है और आप उसकी जो पेनाल्टी की राशि रख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए। कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो रीजनेबल एंड फेयर है या नहीं। ओके, तो ये हो गया पेनाल्टी। अब चलते हैं आगे। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। यानी जो कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होते हैं उसका नेचर क्या होता है। तो अगर इसको देखा जाए, a contractual obligation is a commitment or promise made by one party to another party in a contract which is enforceable by, याद रखिएगा enforceable by law होना चाहिए। ओके, इट इज लीगली बाइंडिंग ड्यूटी, यानी लीगली ड्यूटी हमारी जो बाइंड हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो दैट वन पार्टी अंडरटेक टू परफॉर्म और फुलफिल, जैसे कि सभी पार्टी को परफॉर्म करना है और फुलफिल करना है जो भी उसके ऑब्लिगेशंस हैं। ओके, इन एक्सचेंज फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द अदर पार्टी। ओके, यानी जो कंसिडरेशन देता है वो कोई सामने वाला पार्टी उसके बदले में उसको उसके ऑब्लिगेशन को या जो भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस आगे का जो हो उसको वो पूरा करना चाहिए, उसे एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हम कहते हैं। ओके, और इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट को देखें तो इसमें जो होता है वो लीगली इन्फोर्सिएबल जरूर होता है। ओके, स्पेसिफिक एंड क्लियर होता है, कोई भी कन्फ्यूजन वहाँ पर नहीं होता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कि मेरा कंसिडरेशन ये अमाउंट है और आपको ये काम पूरा करना है या परफॉर्मेंस देनी है। ओके, म्यूचुअल होता है, दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं कोई भी एक प्रकार का
एकात्मक ये नहीं होता है, ओके, और टाइम बाउंड होता है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इसके अंतर्गत आप जो मैं बता रहा हूँ ये हेडिंग, इसके अंतर्गत आप बहुत लंबा चौड़ा बनाकर लिख सकते हैं, ओके। तो इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है और करके, एग्जामिन द स्टेटमेंट दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये भी बहुत ईजी है। यानी अगर आप लोग देखेंगे तो एग्रीमेंट की डिफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट की डिफिनेशन है कि set of the promises which form by the which form by the consideration that will call the agreement। बट कॉन्ट्रैक्ट की क्या परिभाषा है? कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय द लॉ दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो एग्रीमेंट है वो इनिशियल पार्ट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मोर एडवांस पार्ट हो गया है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब ड्यूटी बाइंडिंग कर देगा दोनों पार्टी के ऊपर, यानी दोनों को परफॉर्म करना ही है। अगर दोनों परफॉर्म नहीं करते हैं तो कोर्ट के द्वारा परफॉर्मेंस उसका लिया जा सकता है, उसका कंपनसेशन लिया जा सकता है, इस प्रकार से, ओके। तो ये हो गया एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंतर्गत, ओके। इसके अंतर्गत आप लिख कर बड़ा बनाकर लिख सकते हैं, ओके। तो अब तीसरा देखते हैं, डिस्कस द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ अ माइनर। तो यानी जो अगर कोई माइनर अगर किसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, ओके। तो इसको देखते हैं। तो जनरली हम तो जानते हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एक माइनर के द्वारा किया जाता है या एक माइनर के साथ किया जाता है तो वाइड होता है, उसको इन्फोर्सिएबल नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन सर्टेन केसेस में कुछ प्रोविजंस भी हमारे पास है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें कि जो ये अगर किसी माइनर के द्वारा अगर किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसको इन्फोर्सिएबल या उसको हम वाइड या वैलिड, सॉरी वाइड नहीं, वैलिड वो रहेगा। जैसे कि अगर उसको देखा जाए तो वो इसकी एक्सेप्शन है नेसेसरीज की। यानी जो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट मैं 68 से 72 बताया था उसमें पिछले पेपर में, तो उसके अंतर्गत जो 68 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हमारा एक्ट है 60 एक्ट, उसमें बताया गया कि अगर बेसिक नेसेसिटी किसी के द्वारा किसी माइनर या लुनैटिक को उपलब्ध कराई जाए तो वो एक प्रकार से वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ओके। तो जो व्यक्ति उस उपलब्ध करा रहेगा बेसिक नेसेसिटी वो उस माइनर के स्टेट से या उस लुनेटिक पर्सन के स्टेट या प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता है, ओके। ये पहला एक्सेप्शन हो गया नेसेसरीज का। और दूसरा अगर इसका देखा जाए तो वो होगा बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी मान लीजिए अगर कोई माइनर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि उसके भलाई के लिए ही होता है तो वो भी वैलिड माना जाएगा, ओके। और एक होता है रेटिफिकेशन। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि रेटिफिकेशन हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत किस सेक्शन में आता है, ओके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेटिफिकेशन क्या होता है। तो रेटिफिकेशन इसका यहाँ पर है कि अगर कोई माइनर अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब वो मेजर होता है तो उसका रेटिफिकेशन करा देता है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ओके। तो ये हो गया कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ माइनर। यानी तब ये माइनर जो होगा उसके ऊपर ऑब्लिगेशन या उसकी लायबिलिटी बनेगी इन सिचुएशन में, नेसेसरीज हो गया या बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया या रेटिफिकेशन हो गया। उसके अलावा कोई भी हम इन्फोर्स उन पर नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप ये जो परफॉर्मेंस उसको दीजिए, क्योंकि वो माइनर है। लेकिन इन केसेस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड माना जाएगा, ओके। तो इसके अंतर्गत और करके है एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वाइड, ओके। तो इसको भी मैं बताया था कि अगर किसी ये जो है सेक्शन 27 में मेंशन है, अगर कोई भी किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करता है ताकि वो उसके जो ट्रेड का जो फ्रीडम है या जो उसको मना कर दे कि आप ये बिजनेस या ट्रेड मत कीजिएगा, तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड होगा, ओके। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर गुड विलिंग हो गई, यानी व्हेन वी टेक गुड विल और franchises of any object, then we can make any restriction on that object manufacturer that will be valid contract, company can't interfere। यानी अगर हम किसी कंपनी का कोई फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो हम उस जो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारे हिसाब से या हमारे उस पार्टी के अंतर्गत, तो वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड होगा। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है पार्टनरशिप फर्म। यानी मान लीजिए 2 या 3 लोग हैं, दोस्त हैं या पार्टनर हैं, किसी कंपनी को चला रहे हैं, फैक्ट्री को चला रहे हैं, तो जब तक वो कंपनी या फैक्ट्री चलेगी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन जब वो कंपनी या फैक्ट्री मान लीजिए अगर बंद हो जाता है तो उन सब में से कोई एक सिंगल पार्टनर उस कंपनी को अकेले अपने दम पर नहीं खोल सकता है, ओके। सॉरी, वो अपने दम पर खोल सकता है और तब यहाँ पर वो वाइड नहीं होगी, वो वैलिड होगी, ओके।
और इसके अंतर्गत और है एक एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। ओके, एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट यानी इफ यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ कार यू कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपनी। यानी अगर मान लीजिए आप अपने क्षेत्र में होंडा कंपनी सिर्फ बेचना चाहते हैं, तो आप अपनी कंपनी से एक प्रकार से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पर इस कंपनी में होंडा कंपनी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो मैं बेचूंगा, इस मेरे अलावा कोई और ना बेचे। तो ये जो भी होगा ये एग्रीमेंट कंपनी के साथ ये वैलिड होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार से रिस्ट्रेंट अमंग एम्प्लॉयज वाइल इन सर्विस। यानी अगर एम्प्लॉयज़ और सर्विस में है तो वहाँ पर भी किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉय से कहती है कि नहीं, आप अगर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं तो कहीं काम नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड माना जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 27 के कुछ एक्सेप्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कि नेगोशिएशन कुछ नहीं होता है। ओके, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये इनफॉर्म टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। इसको या तो पूरी तरह से हाँ बोल के मान लीजिए या ना बोल दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, ये इसी बेस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, अगर इसके एलिमेंट को देखा जाए तो अगर या इसके करेक्टरिस्टिक या गुण को देखा जाए तो ये प्री ड्राफ्टेड होते हैं, पहले से ही द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्राफ्टेड इन एडवांस बाय वन पार्टी, बनाए रहते हैं, या दूसरे पार्टी को ये प्रपोज करते हैं या प्रपोजल रखते हैं और उसमें जो दूसरा पार्टी होता है उसको या तो एक्सेप्ट करता है या तो रिजेक्ट कर देता है। ओके, और इसमें यूनिफॉर्म टर्म्स पाया जाता है, यानी द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स स्टैंडर्डाइज टर्म्स एंड कंडीशन, और ये नॉन नेगोशिएबल होते हैं, ये कोई भी नेगोशिएशन इसमें नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया आपका उसकी क्वालिटी। अगर इसकी एडवांटेज को देखा जाए तो ये इफ़िशिएंट होते हैं और कंसिस्टेंसी होते हैं और प्रेडिक्टेबिलिटी होते हैं। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसका सेव टाइम, ये टाइम को सेव करते हैं और रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इसमें बहुत ही लो कॉस्ट होता है। ओके, और कंसिस्टेंसी के रूप में अगर इसे देखा जाए तो यूनिफॉर्म टर्म्स इंश्योर कंसिस्टेंसी इन बिजनेस डीलिंग। यानी ये आमतौर पे कंसिस्टेंसी इसमें पाई जाती है बिजनेस डीलिंग के दौरान। ओके, और अगर डिसएडवांटेज के बारे में इसको देखा जाए तो ये लैक ऑफ नेगोशिएशन होता है। जिस प्रकार से हम बार्गेनिंग करते हैं कहीं भी, इसमें कुछ नहीं होता है, आपको या तो रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कीजिए, या तो एक्सेप्ट कीजिए और उसके टर्म और कंडीशन को उसके हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इसमें अनफेयर टर्म्स पाए जाते हैं डिसएडवांटेज के रूप में, एक और पॉइंट है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स में कंटेन अनफेयर एंड ऑपरेसिव टर्म्स। यानी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी एक पार्टी के द्वारा बनाया जाता है तो जो दूसरी पार्टी होगी ये ऑब्वियसली है कि दूसरी पार्टी उसके कुछ टर्म को अच्छी तरह से लाइट वे में नहीं लेगी। ओके, तो ये कुछ अनफेयर टर्म्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। डैमेज आर कंपनसेटरी नॉट पीनल, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन जो है ये भी पिछले क्वेश्चन जो पेपर था उसमें मैंने एनालिसिस किया था, ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन आया था। यानी अगर किसी प्रकार का अगर किसी को नुकसान होता है किसी के द्वारा या किसी प्रकार की इंजरी, तो जो कंपनसेशन दिया जाना चाहिए वो एक प्रकार से कंपनसेशन के रूप में होना चाहिए, ये नहीं कि उस व्यक्ति को पनिश किया जाए। ओके, यानी डैमेज आर कंपनसेटरी नॉट पीनल, डैमेज एक क्षतिपूर्ति के रूप में होना चाहिए, एक प्रकार से सजा के रूप में नहीं। ओके, ये जो है सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है, यानी हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें बताया गया एनीवन हु हैज़ बीन कंप्लीटेड हिज 18 ईयर एज, लाइक हु इज़ मेजर ही इज़ कॉम्पिटेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर दो चीज़ और बताए गए हैं कि साउंड माइंड होना चाहिए और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। यानी एनीवन हु इज़ क्वालिफाइड और हु हैज़ बीन रीच्ड हिज 18 ईयर एज, he is also competent for contract, and a person who is sound mind, so he is also competent for a contract, and a person who is not disqualified by the law, he is also have the liability or eligibility to make a valid contract. ओके, तो सेक्शन 12 के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत आप बहुत से केसेस देख सकते हैं कि कहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पाया जाता है और कहाँ पर नहीं। एक केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, वहाँ पर आप देखेंगे तो माइनर रहने के नाते जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के केसेस आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें आगे का क्वेश्चन है डिस्कस द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है सेक्शन 46 से लेकर 50 तक ये मेंशन किया गया है। यानी जो वो परफॉर्मेंस के लिए अगर किसी चीज़ के जो टाइम और जो एप्लीकेशन किए जाएंगे प्रोमिजी या प्रोमिजर के द्वारा वो किस रूप में होने चाहिए, ये उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो इसमें जो सेक्शन जो आपका 46 है ये बताया जाता है कि जहाँ पर एप्लीकेशन और टाइम दोनों मेंशन नहीं किया जाता है या प्लेस।
तो ये जो है कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। रीजनेबल टाइम ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि किस प्रकार की ज़रूरत वहाँ पर है। ओके, और सेक्शन 47 इसमें बताता है कि जहाँ पर टाइम तो बता दिया जाता है लेकिन कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी जाती है। ओके, तो ये प्रोमिसर जो है उसकी ड्यूटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यूजुअल वर्किंग आवर में जो भी कंपनी पे उसको सामान को डिलीवर करना है या कुछ परफॉर्मेंस देनी है वो यूजुअल आवर में आए और परफॉर्मेंस को दे। ओके, और जो सेक्शन 48 है वो बात करता है application for a performance on certain day at to be at proper time and place। ये जो है ये प्रोमिजी की ड्यूटी है, उसकी लाइबिलिटी है कि वो जो अगर कॉन्टैक्ट करता है किसी प्रोमिजर से उसके परफॉर्मेंस के लिए तो वो एक सर्टेन डे और एक सर्टेन टाइम और एक प्लेस उसको बताए कि आपको इस जगह पर आना है और इस दिन आकर आपको इस वर्किंग आवर में आके सामान की जो भी डिलीवरी या परफॉर्मेंस है उसको देना है। ओके, और सेक्शन 49 बताता है प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू मेड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। ये जो है ये प्रोमिसर की ड्यूटी है। अगर मान लीजिए अगर उसे कोई भी प्लेस की जानकारी नहीं है तो ये प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो कॉल करे या जो प्रोमिसी है उससे पूछे कि मैं किस प्रॉपर प्लेस पे आकर आपको डिलीवरी दूं या परफॉर्मेंस दूं। ओके, और इसी के अंतर्गत सेक्शन 50 है, ये माइनर की बात करता है, यानी परफॉर्मेंस इन माइनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शंस बाय द प्रोमिसी। यानी जो प्रोमिसी है वो किस हिसाब से वो परफॉर्मेंस चाहता है। मान लीजिए अगर कोई उसको पैसे लेनी है, उसकी कोई कर्ज दिया था अब वो उसको पाना चाहता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मोड में ले, वो किस मेथड के रूप में अपनाए। यानी प्रॉमिस विल डिसाइड अबाउट डिलीवरी मेथड्स, प्रॉमिसर विल हैव टू परफॉर्म इन दैट वे। ओके, यानी वो पेटीएम से चाहता है, फ़ोनपे से चाहता है या कैश चाहता है, जिस प्रकार से प्रॉमिसी बोलेगा प्रॉमिसर को करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत जो और वाला था वो। ओके, ये कंप्लीट हो गया। इसके अंतर्गत आप बना कर बहुत लंबा चौड़ा लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल 1 से 2 दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज टेम्पररी इंजंक्शन, व्हेन कैन इट बी ग्रांटेड। जो टेम्पररी इंजेक्शन क्या होते हैं और ये कब दिए जाते हैं, तो मैं अभी बताया हूँ कुछ देर पहले कि जो ये है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत है और ये सेक्शन 37 में मेंशन है। ओके, जो चलिए इसके बारे में देखते हैं। टेम्पररी इंजेक्शंस आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड दे मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ सूट आर रेगुलेटेड बाय सीपीसी। यानी ये जो है ये एक प्रकार से ऐसे इंजेक्शन है जो कि कोर्ट के द्वारा दिया जाता है किसी भी मुकदमे के बीच में उस चीज़ को, उस जो भी कंटिन्यू वो चीज़ होती है या जो वर्क होता है उसको रोकने के लिए। ओके, ये लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है यानी टेम्पररी होता है। ओके, और इसी के अंतर्गत देखें तो अ परपेचुअल इंजेक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट ऑफ सूट। Defendant is thereby perpetually enjoying from the assertion of right as from the commission of act he would be contrary to the right of the plaintiff। यानी ये जो होता है ये परमानेंट होता है, ये टेम्पररी के बिल्कुल विपरीत होता है। ओके, तो हमें देखना है टेम्पररी। तो टेम्पररी आप जैसे कि कोर्ट देती है और कब ये कोर्ट देगी, जब कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये अब इसको देना चाहिए, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, आप इससे कंपेल नहीं कर सकते हैं कोर्ट को। ओके, तो ये हो गया टेम्पररी इंजेक्शन एंड व्हेन इट बी ग्रांटेड। ये व्हेन इट बी ग्रांटेड में ऐसा हो सकता है कि जब आपको लगे कि आपके राइट वायलेटेड होने जा रहे हैं और जब को अगर आप ये बताने में कामयाब हो जाएं कोर्ट को कि यहाँ पर संभावना बनती है या थ्रेटन बनता है, थ्रेटन टू इन्वेड द राइट ओवर देयर ओके बाय द डिफेंडेंट, सो कोर्ट में प्रोवाइड यू दिस इंजेक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसी के अंतर्गत और करके डिफाइन एक्सेप्टेंस एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट। ओके, तो ये जो एक्सेप्टेंस होता है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि एक प्रकार से बहुत क्रूशियल एलिमेंट होता है। जैसे कि सेक्शन 2 में बताया हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति इफ़ एनी पर्सन इज signifies his willingness to for something for doing something or to abstain something for not doing, that will be called दी प्रपोजल। ओके, तो प्रपोजल के बाद अगर आप दे रहे हैं कुछ किसी को प्रपोजल, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है एक्सेप्टेंस की, वो आदमी एक्सेप्ट करता है उसको करने के लिए या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। एक्सेप्टेंस जब हो जाता है तभी कोई चीज़ प्रॉमिस बनती है। ओके, तो एक्सेप्टेंस क्या है इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो एक्सेप्टेंस इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इट रिफर्स टू द अनकंडीशनल एग्रीमेंट टू द टर्म्स ऑफ एन ऑफर मेड बाय वन पार्टी।
ओके, टू अनदर पार्टी। ओके, अगर अब इसके एलिमेंट को देखा जाए तो ये अनकंडीशनल होते हैं, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं पाई जाती, यानी एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, मीनिंग दैट इट कैन नॉट इंट्रोड्यूस न्यू टर्म्स और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द ऑफर। ओके, और अगर दूसरी एलिमेंट को देखा जाए तो ये टाइमली होते हैं, यानी टाइम बिफोर, टाइम सर्टेन होता है, जैसे कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑफर और विद इन अ रीजनेबल टाइम इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड। ओके, एक रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, अगर टाइम मेंशन है तो उस टाइम के अंतर्गत होना चाहिए, अगर टाइम नहीं मेंशन है तो एक रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। ओके, और कम्युनिकेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, यानी कम्युनिकेशन भी एक प्रकार से एलिमेंट है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, ऑफरर के द्वारा या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफर करना चाहिए, या कम्युनिकेशन इसका होना चाहिए। ओके, इन द मोड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन मोड प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर, यानी ऑफरर जो होता है वो किस मोड में प्रिस्क्राइब करता है, कम्युनिकेशन करता है, उसी मोड में एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। और अगर टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस देखा जाए तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस होता है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होता है, या टैसिट एक्सेप्टेंस होता है। ओके, एक्सप्रेस मतलब होता है इम्प्लिसिट एक्सेप्टेंस आइदर इन राइटिंग और वर्बली, यानी या तो आप लिख कर दें या बोल कर आप एक्सेप्ट करें। ओके, इम्प्लाइड मतलब होता है जहाँ पर आप कंडक्ट या अपनी आचरण से या व्यवहार से ऐसा प्रोसेस करते हैं कि आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ये एक्सेप्टेंस। अगर कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्सेप्टेंस देखा जाए, यानी इसके परिणाम क्या होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, इसके अगर कोई एक्सेप्टेंस कोई कर लेता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और ऑब्लिगेशंस, द पार्टीज बिकम ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिवली प्रॉमिस, यानी जो पार्टीज होती हैं उनके ऊपर एक प्रकार से ऑब्लिगेशन बन जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस एंड इसके एलिमेंट। ओके, तो इसके अंतर्गत अब आगे देखते हैं। तो जो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 क्वेश्चन करना रहता है, फिर भी इसमें करीब 4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसका 7वां क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, एक्सप्लेन एंड स्टेट द एक्सेप्शंस टू दिस रूल। यानी ये जो सेक्शन 25 है, आप लोग पढ़े होंगे सेक्शन 25, जिसमें विदाउट कंसिडरेशन का भी जो कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड माना जाएगा, उसी को हमें इसमें देखना है। अगर इसके एक्सेप्शंस को देखा जाए तो पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी जहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, जैसे कि एक पिता और बेटे के बीच में या हस्बैंड या वाइफ के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है इन रिटर्न, तो वो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कंसिडरेशन की वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर कोई भी कंसेंट की ज़रूरी वहाँ पर नहीं है। ओके, तो ये आपका विदाउट कंसेंट ये एक प्रकार से वैलिड माना जाएगा। ओके, अगर टाइम बार्ड हो गया है, टाइम बार्ड हो गया मतलब मान लीजिए अगर किसी प्रकार से आप किसी को अमाउंट कोई दिए हैं और 3 साल की पीरियड रहती है, 3 साल के भीतर अगर आपने सूट फाइल नहीं किया उसके कंपनसेशन के लिए या उसको रिकवरी के लिए, तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा और कोर्ट आपको ये अधिकार नहीं देगी कि आप कोई केस फाइल करें। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए टाइम बार्ड हो गया और अब वो व्यक्ति तो फ्री हो गया, उसके पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है पे करने का, लेकिन अगर समाज के डर से, समाज के प्रेशर से वो आपसे एक प्रॉमिस करे रिटेन कि नहीं मैं आपका पैसा दे दूंगा क्योंकि मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है, तब अगर आप कंसेंट नहीं दिए लेकिन फिर भी अब आपके पास राइट आ जाएगा कि आप कंपनसेशन अपना प्राप्त कर सकें, यानी तब कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट कराएगी, कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी और उस व्यक्ति को कंपेल करेगी कि वो जो पैसा है वो आपको रिटर्न करें। ओके, तो ये हो गया टाइम बार्ड का। और इसके अंतर्गत एक और है एक्सेप्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज प्रोमिसेस। ओके, मान लीजिए पास्ट में आप किसी के लिए आप कुछ किए, जैसे अगर किसी के पास कोई इमरजेंसी, किसी को कोई इमरजेंसी थी या कुछ आप उसके लिए ऐसा किए जिससे कि वो आपका शुक्रगुजार हो गया और वो खुशी से आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा एक दिन, या सर्टेन डे भी डिफाइन करता है, लेकिन आपने तो कंसेंट नहीं दिया कि आप मुझे दीजिए, लेकिन अब आपके पास राइट है कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं बाय द कोर्ट। ओके, यहाँ पर आपका कंसिडरेशन नहीं था लेकिन फिर भी आपके पास राइट है अब। ओके, और भी इसके अंतर्गत कुछ ये जो 3 थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इसके अंतर्गत भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ग्रेटिट्यूस बेलमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो जाती है किसी, और कंप्लीट गिफ्ट हो जाता है, यानी गिफ्ट अगर कोई देता है तो जो गिफ्ट लेता है वो भी उसका भी कंसेंट नहीं रहता है, लेकिन उसके भी अंतर्गत इसको एक प्रकार से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 25। ओके,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन डिक्लेरेटरी डिग्री, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिक्लेरेटरी डिग्री गिवन इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। जैसा कि मैं बताया हूँ, हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इसमें पढ़ना है, तो इसमें डिक्लेरेटरी डिग्री पूछा गया है। तो अगर डिक्लेरेटरी डिग्री के बारे में देखें तो ये सेक्शन 34 में मेंशन है, और 35 में इसके बारे में बताया गया कि इसका इफेक्ट क्या होगा अगर डिक्लेरेटरी डिग्री मेंशन कर दी जाती है तो। ओके, तो अगर डिक्लेरेटरी डिग्री देखा जाए तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होता है, यानी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसा करता है या नहीं। यानी डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट एनी पर्सन इंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी मे इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई हिज टाइटल टू सच कैरेक्टर और राइट। यानी मान लीजिए किसी चीज़ पे आपका अधिकार है, लेकिन कोई अदर पर्सन वो आपके इस अधिकार को अवॉइड करते हैं, वो उसको डिनाइंग करते हैं, मानते नहीं हैं, तो आपके पास ये अधिकार है कि कोर्ट के द्वारा आप डिक्लेरेटरी या उस स्टेटस का एक डिक्लेरेशन पास करवा सकते हैं, जिसके द्वारा आपके अधिकार को पहचान लिया जाएगा और उस व्यक्ति के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है और कुछ लोग उस ज़मीन को नहीं मानते हैं कि वो आपकी है, उस पर रोज आना जाना रहता है, तो आप मना कर रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेटरी डिग्री के अंतर्गत कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं और उसके स्टेटस के वेरीफाई के लिए, ताकि लोग समझ जाएं कि आपका है। ओके, तो इसको ही हम डिक्लेरेटरी डिग्री कहते हैं। तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, कोर्ट इसको पब्लिश करेगा या नहीं उसके ऊपर है। और इसमें एक प्रोविज़ो भी दिया गया है, प्रोवाइडेड भी किया गया है। मान लीजिए अगर आपका अधिकार है स्टेटस को क्लेम करने के लिए, लेकिन इसी के अंतर्गत, इस रिलीफ के अंतर्गत आपको ये भी डिमांड करना चाहिए उसका पोजीशन के लिए। आप बस ये नहीं कि ये मेरा है तो कोर्ट डिसाइड कर दे, कोर्ट ये स्टेटस पब्लिश कर दे कि नहीं ये इस व्यक्ति का राइट है, इस व्यक्ति का अधिकार है उस पर, तो आप लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। सेम इसी के अंतर्गत ये भी होना चाहिए कि उसका पोजीशन उस व्यक्ति को लिया जाए। यानी मान लीजिए रोज़ उस ज़मीन पे लोग जाते हैं, तो वो आदमी अगर सूट फॉलो करके उस ज़मीन को तो लीगली अपना अधिकार के रूप में दिखा देता है ताकि लोग समझ जाएं, लेकिन इसके बाद उस व्यक्ति को उस पर अपना पोजीशन लेना चाहिए, उसको बाउंड्री के रूप में करना चाहिए। ओके, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो और इसमें अगर क्या दिया है, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिक्लेरेटरी डिग्री गिवन इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके अंतर्गत आप सेक्शन 35 में मेंशन कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है। ओके, तो अगर इसको देखा जाए तो अ डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग टू द सूट पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली एंड एनी ऑफ द पार्टी और ट्रस्टी ऑन द पर्सन्स फॉर whom if the existence at the date of the declaration। यानी ये जो डिक्लेरेशन के डेट से अगर इसका एग्जिस्टेंस होता है तो दोनों पार्टी को, या जो पार्टी उसको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये उन्हीं दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगी, ना कि किसी और के ऊपर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9वां देखते हैं, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव्स इट्स वेरियस ग्राउंड। ओके, तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है, जिसको हम इम्पॉसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, यानी एक प्रकार से इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, अगर इसके बारे में देखा जाए तो द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी frustrated where due to enforceable circumstances the performance of contract becomes impossible। यानी मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय दोनों पार्टी वो जो ऑब्जेक्ट था वो उपलब्ध था, और ऐसा इमेजिन किया जा रहा था कि यहाँ ऑन द डे ऑफ द परफॉर्मेंस इट विल बी अवेलेबल एंड इट विल बी ईजिली परफॉर्म। अगर कोरोना टाइम का ही बात लिया जाए, मान लीजिए कोरोना के पहले के टाइम में अगर दो पार्टी कॉन्टैक्ट करती हैं किसी मैरिज हॉल के लिए, मैरिज प्रोसेसन के लिए, तो कॉन्टैक्ट तो सही हो गया, लेकिन मान लीजिए लॉकडाउन लग गया, तो अब क्या होगा? अब तो गाइडलाइन जारी हो गई गवर्नमेंट के द्वारा कि नहीं, सिर्फ 10 लोग ही किसी भी पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो जो इतना बड़ा सा मैरिज हॉल बुक किया गया था, तो अब ये तो नहीं है कि वो उसका कैंसिल कर दिया जाए या कंपनसेशन मांगा जाए कि नहीं आपने ऐसा किया, और अब आप बोल रहे हैं कि गाइडलाइन के द्वारा और गाइडलाइन के अंतर्गत आप अलाउ नहीं कर सकते इतने लोग कराने के लिए। ओके, तो एक प्रकार से इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के रूप में देखेंगे या इम्पॉसिबल वर्क के रूप में देखेंगे। ओके, और इसी के अंतर्गत अगर देखें तो इसके कुछ पॉइंट भी हैं, जैसे कि रीज़न ऑफ फ्रस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी जो सब्जेक्ट मैटर शुरू में होते हैं वो तो उपलब्ध होते हैं, लेकिन एक समय में आकर वो ख़त्म हो जाते हैं।
और दूसरा देखा जाए चेंज इन सर्कमस्टांसेस। चेंज इन सर्कमस्टांसेस यानी जो भी बताया कोविड वाला, ये चेंज इन सर्कमस्टांसेस के रूप में देखा जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगर इसमें एग्जांपल भी देना चाहें या केस भी देना चाहें तो रेबिन्सन वर्सेस डेविन्सन है, और भी बहुत से केस हैं, जैसे कि एक केस था, नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट केस था, उसको भी देख लीजिएगा। ऐसे एक दो केस अगर मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, डिफाइन फ्रॉड। इज मेयर साइलेंस अ फ्रॉड? व्हेन डज साइलेंस बिकम फ्रॉड? फ्रॉड क्या है इसको बताना है। तो फ्रॉड के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं कि फ्रॉड किस सेक्शन में पाया जाता है। ओके, जो ये फ्रॉड है सेक्शन 17 में पाया जाता है। ओके, और फ्रॉड मतलब जहाँ पर आपका इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग टू रिसीव समथिंग और टू गेट एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके, दैट विल बी कॉल्ड द फ्रॉड। ओके, यानी अगर जहाँ पर आपका इंटेंशन हो किसी को धोखा देकर कुछ कमाने का या कुछ लाभ उठाने का, तो उसको ही हम फ्रॉड कहेंगे। ओके, अगर फ्रॉड में अगर केस देखें तो हाजी अहमद यार खान वर्सेस मोहम्मद गाजी खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर जो प्रॉमिस बनाया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है, वो विदाउट इंटेंशन, विदाउट परफॉर्मिंग इंटेंशन के रूप में किया जाता है, या इंटेंशन उसका परफॉर्मेंस देने का कुछ नहीं होता है। ओके, और अगर यहाँ पर और आगे क्वेश्चन दिया गया है इज मेयर साइलेंस अ फ्रॉड, तो मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन व्हेन डज साइलेंस बिकम फ्रॉड, तो वो जो साइलेंस कब फ्रॉड बनता है ये भी पूछा गया है। अगर आपके पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल ड्यूटी के अंतर्गत आप हैं, मान लीजिए mere silence is no fraud, silence does not amount to fraud, silence is fraud only when it is a duty to speak or when law imposes an obligation or duty to put you to speak up and simply you hide up, it is a fraud। यानी जब ड्यूटी आपके ऊपर इम्पोज की जाए लॉ के द्वारा कि नहीं आपको उसकी देखरेख करनी और आपकी बोलने आपको वहाँ पर आवाज़ उठानी है, अगर आप तब नहीं उठाते हैं तो ये एक प्रकार से फ्रॉड माना जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अभी लास्ट कुछ बचा हुआ है 11, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ फ्रॉम फॉलोइंग। तो इसमें जो पहला है दो के ऊपर नोट लिखना है हमें। तो पहला जो है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट ही देख लेते हैं। तो ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बताऊँ सेक्शन 30 में मेंशन है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार से वाइड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वायर्ड। ओके, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग हो गया या क्विज मैथमेटिकल क्विज हो गई, वो एक प्रकार से वाइड नहीं पाए जाएंगे, वो क्योंकि स्किल बेसिस होते हैं। ओके, एन एग्रीमेंट वेयर कैश इज एन एक्सचेंज डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। इसके अगर 3 एसेंशियल पॉइंट देखें कि अगर आपकी इसके अंतर्गत कहेंगे कि नहीं ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाइड है, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स के हैं। एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होता है, यानी किसी भी प्रकार की सर्टेनिटी नहीं पाई जाती है। बोथ द पार्टीज आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग। मान लीजिए अगर एग्जांपल के रूप में देखा जाए, अगर 2 पार्टी हैं, एक पार्टी बोलती है कि आज अगर इंग्लैंड जीतती है तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, और दूसरी पार्टी बोलती है कि ठीक है अगर इंग्लैंड हार जाएगी तो मैं तुम्हें 500 दूंगा। तो यहाँ पर जो सर्टेनिटी है वो इसमें अगर देखा जाए तो एक्सचेंज की मनी हो रही है, पहला एलिमेंट तो कंप्लीट होगा। दूसरा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, यानी कोई भी क्लियर नहीं है यहाँ पर कि कौन जीतेगा कौन नहीं। ओके, और तीसरा जो है बोथ द पार्टीज आर नॉट अवेयर, यानी दोनों पार्टी को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट है और ये होने के बाद ही पता चलेगा। तो ये हो गया वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो अब इसके है एक अंतर्गत एक और है बी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन जो ये भी एक प्रकार से यानी यहाँ पर जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड वेयर वन पार्टी अंडरटेक टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन, यानी एक ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करती है एक पार्टी विद द एक्सपेक्टेशन, जिसका है कि वो एक्सपेक्ट करती है कि उससे कुछ प्रॉफिट मिलेंगे उस प्राइस के हेर फेर करने से या उस अनसर्टेन इवेंट के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी पाई जाती है अगर इसके करेक्टरिस्टिक को देखा जाए, और मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट का होता है, और यहाँ पर जो डिलीवरी होती है एक्चुअली डिलीवरी कुछ नहीं होती है। ओके, एक प्रकार से हेर फेर होता है इसमें। ओके, यहाँ पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक प्रकार से इसको माना जा सकता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से जो भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे फ्यूचर में, जो भी कि मैं ऐसा करूँगा या बाइंग और सेलिंग कम्युनिटीज़ और सिक्योरिटीज़ विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एंड प्राइस इन फ्लक्चुएशन, इस प्रकार से हो गए हैं। या ऑप्शन ट्रेडिंग हो सकता है, जैसा कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानते होंगे। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर ये आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं इस प्रकार से रिलेटेड, तो ये भी आपको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो सी वालों को नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी आगे से ही हो गई है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो पेपर है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके पेपर को एनालिसिस करेंगे 2024 और ये पिछला ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमएसडीएसयू का है उसको भी देखेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।